ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इग्नू के FST01 पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किया गया हुआ है और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा आने वाला एग्जाम TEE जून 2020 और आगे भी जो आने वाला FST का एग्जाम उसमें भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सिलेक्ट किया गया है। तो ये इसको आप दिसंबर 2020 में भी या फिर नेक्स्ट जो भी एग्जाम आएंगे TEE के उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पर ये सिर्फ हमारा जून 2020 के लिए सिलेक्टेड है, तो फिर दिसंबर 2019 एंड जून 2020 का क्वेश्चन पेपर इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो फिर आप आगे के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर इन सब मतलब दिसंबर 19 और जून 2020 और उसके आगे वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी स्टडी करें। तो ये हमारा प्रीवियस 10 क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किया गया है जून 2012 से लेकर अभी 18-19 तक के क्वेश्चन पेपर से इसको सिलेक्ट किया गया है। तो फिर शुरू करने से पहले don't forget to hit the like button if you like it, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos. So हम शुरू करेंगे। तो हमारा जो FST का जो हमारा जो पेपर है उसमें हमारे इग्नू का जो बुक प्रोवाइड किया गया है उसमें ब्लॉक 1 से शुरू होकर ब्लॉक 8 तक वहाँ पे दिया गया है। तो हर एक ब्लॉक के नीचे कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने ग्रुप कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 के नीचे जो पहला वाला हमारा टॉपिक है वो है स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो ये हमारा चैप्टर 1 से बिलोंग करता है। फिर आयरन एज चैप्टर 2 से बिलोंग करता है। मौर्यन एम्पायर चैप्टर 3 से बिलोंग करता है। गुप्ता एम्पायर एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड दैट इज बिलोंग टू आवर 4th चैप्टर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर इसके बारे में बहुत ही ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फिर इसको मैं थोड़ा आपको इजी कर देती हूँ। ये जो हमारा जो मतलब ब्लॉक 1 का जितना भी सारा मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बेस्ट ऊपर ही आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रॉन्ज एज के within bracket 2 methods of production by primitive age and bronze age। so ये जो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोडक्शन है, जो मतलब डेवलप होने के बाद जो नए तकनीक हमने इस्तेमाल किए थे उसके बारे में ये क्वेश्चन आया है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये भी आया है कि मतलब जो ब्रॉन्ज एज में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में लिखिए। आयरन एज का भी वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए। मौर्यन एम्पायर में भी वही डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए, ठीक है। और गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता एम्पायर पीरियड में भी वही है। पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे दिया था कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो ज़्यादातर वो रिलेटेड साइंस ही रहता है, वो एस्ट्रोनॉमी हो या फिर वो हमारा केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, ठीक है, मैथ्स हो, जो भी हो साइंस से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। तो हम फिर आएंगे ब्लॉक 2 पे। ब्लॉक 2 पे हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया एंड इम्पेडिमेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ साइंस। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, सो मस्ट गो थ्रू इट। एंड यहाँ पे जो मेडिवल इंडिया के बारे में दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, वो मतलब बहुत सारे हैं, बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, सभी के बारे में है, ठीक है। और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में भी है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किया गया था वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि 2 टेक्निक्स के बारे में बताइए या फिर 2 फील्ड के बारे में, तो साइंटिफिक फील्ड के बारे में बताइए जो कि मेडिवल इंडिया में साइंस के वजह से डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ ऑफ साइंस इन मेडिवल इंडिया ये भी बहुत सारा आता है। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूरोप, ठीक है, एंड रिनाइसेंस के बारे में आपको लिखना, आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात, इस ब्लॉग से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑन साइंटिस्ट्स एंड देयर इन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा मतलब जो कि हमने बचपन से पढ़ के हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि आइंस्टाइन के बारे में और सीवी रमन के बारे में, उनका इन्वेंशन क्या था, आइंस्टाइन का इन्वेंशन क्या था, तो इस सब के बारे में 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं।
फिर आएंगे ब्लॉक 3 में। ब्लॉक 3 में ये जो पहला हमारा है पल्सर्स एंड क्वासर्स फ्रॉम चैप्टर 10, ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि पूरे चैप्टर में से ये दो ही इम्पोर्टेंट है और ये दो भी बहुत ही शॉर्ट्स हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि पल्सर क्या है, क्वासर्स क्या है लिखिए, या फिर यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस और राइट द डिफरेंस बिटवीन पल्सर्स एंड क्वासर्स लाइक दिस। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पल्सर के बारे में लिखिए, फिर क्वासर के बारे में लिखिए, तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। That's why I just mentioned the chapter name here so that it will be easier for you. Okay, then next is the life story of a star, ये भी बहुत बार आ चुका है। फिर the Big Bang Theory, ये तो बहुत ही बार आया है, must go through it. Okay, फिर दिया है, अच्छा बिग बैंग थियरी तो हमको पता है, जो यूनिवर्स जैसे हमारा मतलब सोलर सिस्टम कैसे हुआ था, कैसे एक स्टार ब्लास्ट होके मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने थे और डिफरेंट मतलब डिस्टेंस में वो अपने खुद के जो इक्लिप्स हैं उसमें वो घूमते रहते हैं, वो कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी। इट्स जस्ट अबाउट दैट एंड बोथ द क्वेश्चंस हैव ओनली 5 मार्क्स। ओके, मोस्ट ऑफ इट sorry मतलब mostly it came for 5 marks, like short notes. Then next question is short notes on all planets। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको planets के बारे में मतलब जाना ही जाना है, क्योंकि देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कितने प्लैनेट्स हैं, किसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, और मतलब विनस के बारे में, सैटर्न के बारे में, अर्थ के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में सब कुछ हमें पता है। तो फिर जो शॉर्ट नोट्स मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही, क्योंकि ये सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऐसे भी आ जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मर्क्यूरी, विनस, सैटर्न लाइक दिस। ओके, so only the important points on the planets, that's it you have to go through. Then next one is chemical evolution, biological evolution, system view of life, short questions on radio astronomy, space probe, planets and Miller's experiment। देखिए यहाँ पे Miller's experiment भी बहुत बार आ चुका है, so you have to go through it। ठीक है, फिर chemical evolution and biological evolution only short questions, like so not short questions, you can tell it short notes of only 5 marks, like that only। Okay, so you have to go through it। Then system view of life, इसमें से एक बहुत बड़ा important क्वेश्चन आता है और उस मतलब वो क्वेश्चन ये आता है कि देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद वो कैसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मतलब तालमेल बना सकते हैं, कैसे वो एडजस्ट करते हैं। लाइक अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो भी हमारा बॉडी एडजस्ट कर लेता है ना, तो वो कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन आया है 2-3 बार। सो अगर आप पढ़ेंगे, इसके थ्रू जाएंगे तो फिर आप समझ लेंगे क्या दिया है, क्या मैं मतलब कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पे दिया है डिटेल। फिर शॉर्ट क्वेश्चन ऑन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, देखिए ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या, अगर जस्ट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है उसके बारे में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही गैदर करना है, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आप आराम से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। फिर आया हमारा अच्छा स्पेस प्रोब, प्लैनेट्स, अभी मैंने बताया था ऊपर की प्लैनेट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, तो जो भी आप शॉर्ट नोट्स करेंगे उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला लिख लेंगे, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स के लिए भी हो गया और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी हो गया। फिर आया डार्विन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी बहुत बार आ चुका है। एंड डेटिंग द पास्ट मतलब कितने साल पहले का वो जो मतलब ट्री होता है या फिर एनिमल्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं वो कितने साल पहले का है, तो कार्बन डेटिंग 14 वो भी इसमें से आता है, बहुत बार आ चुका है। फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्यूशन जो हुआ है मतलब पास्ट से लेकर आज तक जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज होके डेवलप होके आया है उसका एविडेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बहुत ही मतलब क्लमजी चैप्टर है, अगर आप चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, पर हाँ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन जरूर आया कि ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ है और ह्यूमन का इवोल्यूशन हम उनके जो मिले हुए फॉसिल से हमें कैसे पता चलता है, ये वाला आया है 2 बार। देन आया ब्लॉक 4, अच्छा ब्लॉक 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5, क्योंकि ये देखा गया है कि एक टीईई में सिर्फ ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5 से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और उसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से आप पास हो सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए। ब्लॉक 4, 5 आगे मैं बताऊंगी 6, 7, 8 क्या है, पर ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5 से ज़्यादातर क्वेश्चंस ज़्यादातर टीईई में आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला वाला है इकोसिस्टम,
ये तो आपको पता है इकोसिस्टम क्या है। इंडिविजुअल्स इन इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में क्या होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, वही दिया है इंडिविजुअल्स इन इकोसिस्टम। एंड देन इकोलॉजिकल रोल मतलब प्रोड्यूसर का रोल क्या है और कंज्यूमर का रोल क्या है और डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, वही। ठीक है, ये भी सारे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। लिसन, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू इट एंड व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड इन योर माइंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको बाय हार्ट करने की या फिर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हो जाएगा। देखिए, एक एक ब्लॉक को ना एक एक दिन में मैं खत्म कर लेती हूँ, मतलब जस्ट पढ़ लेती हूँ। ठीक है, फिर एक दो बार देखिए, एग्जाम को जाने के पहले एक बार आप देख लीजिए। यू कैन attempt it very easily in your own language. Then food chain and food web, then energy flow in the ecosystem. Energy flow in the ecosystem बहुत बार आ चुका है। फिर food chain food web शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं like 2 marks 3 marks। अच्छा, ये वाला कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। लोग वाटर साइकिल वी ऑल नो, हमें सबको पता है वाटर साइकिल क्या है। फिर कार्बन साइकिल कैसे होता है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है। देखिए, इन तीनों में से एग्जाम में 2 बार आया कार्बन साइकिल और 1 या 2 बार आया वाटर साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल अभी तक नहीं आए, पर आ सकता है। देखिए, जब हम 10th में पढ़ते थे तो फिर वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल था और वो मतलब डैम श्योर क्वेश्चन था, वो आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल ज्यादातर आते हैं, फिर भी नाइट्रोजन साइकिल को जस्ट एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे 3 डायग्राम है, अगर आप 3 डायग्राम को स्टडी कर लेंगे तो फिर रेस्ट आप खुद कर सकते हैं। मतलब जो जो आपने स्टडी किया यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। देन एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन। देखिए, यहाँ पे बुक में दिया है और एक पोल्यूशन ड्यू टू नॉइज, पर वो कहाँ पे मतलब आज तक नहीं आया और इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वेट हियर पोल्यूटेंट के बारे में भी आपको दिया होगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, इसके बारे में। ठीक है, अगर ये आप पढ़ेंगे ना, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब एक ही बारी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो रहा है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो रहा है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स आपका आ सकता है यूट्रोफिकेशन, जो कि हमारा वाटर पोल्यूशन में आ जाएगा। एसिड रेन एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एयर पोल्यूशन में आ जाएगा। ओजोन डिप्लीशन भी एयर पोल्यूशन से, और फोटोकेमिकल स्मॉग भी एयर पोल्यूशन से आ जाएगा। सारे मतलब जो थिंग है वो हमने 10th में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, और इन सब टॉपिक के बारे में कुछ कुछ ज्यादा यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, renewable resources, non-renewable resources, conventional methods and remote sensing method for exploring resources। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, आप लिख सकते हैं sensing method for exploring resources। मतलब जो resources हैं उसको explore करने के लिए 2 ही methods है, जो कि एक conventional method और एक दूसरा developed method है जिसको हम बोलते हैं remote sensing method। तो इनमें से रिमोट सेंसिंग मेथड पर आ चुका है, कन्वेंशनल मेथड एक ही बार आया। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम रिसोर्सेज जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक्सप्लोर करने के 2 मेथड्स लिखिए, तो वहाँ पे आपको दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसे एक ही बार क्वेश्चन आया, पर रिमोट सेंसिंग के बारे में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इट टेल्स यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू। ठीक है, मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बारे में पूछता है, और कभी कभी अलग अलग पूछता है। नेक्स्ट, ब्लॉक 5 में आते हैं, बेसिक रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक क्या है, सॉइल, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, दैट्स इट, नो, इट्स जस्ट अबाउट दैट। देन रिले क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। अच्छा, ये सारे जो मतलब क्रॉपिंग के सिस्टम है, रिले क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, ये भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। एरिड जोन, ड्राई लैंड, हिल्स। देखिए, ये सारे जो हमारा मतलब क्या एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा जो एरिया है ना, उसको इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है एरिड, नेक्स्ट है ड्राई लैंड, देन है हिल्स। जस्ट फॉर आवर बेटर कंप्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, द बुक हैज एलाबोरेटेड एवरीथिंग, बट वी इन एग्जाम वी डोंट नीड टू राइट दिस मच। देन रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, फिर दिया है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हाँ ये भी बहुत बार आ चुका है। एंड बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर भी बहुत बार आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स ग्रुप्स एंड देयर फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल अबाउट दैट। देन मालन्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ, मालन्यूट्रिशन में जो क्वाशियोकर है और जो माइनस में से वो दोनों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ डू माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, और विद इन ब्रैकेट वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दैट मीन्स जो माइक्रोब्स हैं, जो मतलब बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो कौन से मोड से, मतलब कौन से माध्यम से वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, एंड हाउ टू प्रिवेंट।
ठीक है, मतलब इसके ऊपर 2-3 या फिर 4 ऐसे बारे में लिखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बॉडीज बैटल अगेंस्ट जर्म्स, मतलब जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, हमारा बॉडी कैसे उसके साथ फाइट करता है, ठीक है। इसमें इसके अंदर और एक टॉपिक आएगा वैक्सीनेशन। फिर आपका एड्स के बारे में भी बहुत बार आ चुका है। फिर है आपका ब्लॉक 6 में पहला वाला है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में जैसे कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, नर्व इम्पल्स, और इसके अंदर जो सारे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है शॉर्ट वाले, वो सारे भी एग्जाम में आते हैं, स्पेशली द टाइप्स ये आ चुका है 2 बार। फिर नर्व इम्पल्स के बारे में भी आ चुका है, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है हार्मोनल सिस्टम, देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। कभी ऐसे आता है ब्रीफ नोट ऑन हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है आपका लर्निंग के सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, आप बुक के ब्लॉक 6 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। वो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा आईक्यू है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन, आईक्यू एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लर्निंग के बारे में भी 1-2 बार आ चुका है। फिर है आपका टॉपिक एक्सपेरिमेंट विथ मैन एंड स्पेस, ठीक है। इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी मतलब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं उनका मतलब साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रमोटिंग एजुकेशन, और 4th चैप्टर से है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जो कम्युनिकेशन के बारे में है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बहुत बार भी आ चुका है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर जाता है टीवी एंड रेडियो, और ये दोनों हमारे मतलब सोशल हमारे सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एजुकेशन को कैसे प्रमोट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आया नेक्स्ट ब्लॉक 7 का पहला चैप्टर, मतलब जो पहला चैप्टर उसमें से आता है मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री, और ये भी बहुत 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हम इंपोर्ट भी करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी, और एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी। तो जो इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, उसके वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कैसा मतलब दबाव आता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंदर एनवायरमेंट पोल्यूशन वो वगैरह उसको कैसे ध्यान में रखना है, उसके ऊपर भी आता है। इंडिया का जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर आया लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, फ्यूजन एंड फ्यूजन एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लेजर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा फ्यूजन एंड फ्यूजन एनर्जी वर्सेस फ्यूजन एनर्जी, और उसके बाद फ्यूजन एनर्जी से कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी हुआ, वो कैसे डेवलप हुआ फ्यूजन एनर्जी से, उसके बारे में आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताइए, इसका एक डायग्राम बना के बताइए। फिर बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंडर में मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। फिर सेमीकंडक्टर, वो तो 2 टाइप के, अगर आपका साइंस है तो फिर एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था, उसके ऊपर बहुत बार मतलब 2-3 बार आ चुका है। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ईजी है, इसके ऊपर बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जो पार्ट है ना उसका डायग्राम बना के बताइए, ठीक है। उसका जो सीपीयू है उसका डायग्राम बताइए, जो आपका होता है ना एएलयू और वो सारा वगैरह उसके ऊपर आता है, पढ़ेंगे तो फिर जान पाएंगे, बहुत ही ईजी है ये। फिर ब्लॉक 8 से ज्यादातर आता है साइंस एंड सोसाइटी इंटरेक्शन के बारे में, तो फिर मतलब कि साइंस को हमारा सोसाइटी कैसे वो इफेक्ट करता है, ठीक है, इसके ऊपर आता है ज्यादातर क्वेश्चन। फिर आया सम डायरेक्ट क्वेश्चंस टू फॉलो, मतलब कि ये ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए मैं ये सब नहीं निकाल पाई, पर ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार आ चुके हैं। देखिए पहला वाला है व्हाट आर द कंडीशन दैट डिटरमाइन वेदर द फ्रूट्स ऑफ साइंस आर यूज्ड फॉर ह्यूमन गुड और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने ऊपर जो आपको जितने सारे ब्लॉक दिए ना उसमें से ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। फिर एक्सप्लेन व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एर्गोनॉमिक्स, ये 3 आपका काम है, आप निकालिए, पढ़ेंगे तो फिर जानेंगे, अगर जानेंगे तो फिर कमेंट में भी बता दीजिएगा। फिर आया मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल नोन साइंटिस्ट, मतलब ऐसे आता है कि राइट टू मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन लाइक आइंस्टाइन, फिर जैसे को उसका एक मैच इन द फॉलोइंग में आ गया। जो भी वेल नोन साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्ट हैं जैसे, उनके मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। फिर ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है,
लीड टाइम ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी विद एग्जाम्पल ऑफ एटलीस्ट टू। देखिए ऊपर मैंने जो जो इम्पोर्टेंट दिया है वो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा एक लीड टाइम ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एज ए हेडलाइन, वो आपको सिर्फ पढ़ लेना है, बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपको मतलब इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए या फिर ब्लॉक 1 के ऊपर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नोट्स कैसे बनाना है या फिर क्या क्या हम पढ़ के जाएं, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप अगर एक एक घंटा एक एक ब्लॉक को देंगे, वीडियो देखेंगे, तो फिर आप इजीली एग्जाम अटेंड कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। पर मैं यहाँ पे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने 80% कवर कर लिया है। और हाँ, अगर आप सिर्फ अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जो 8 ब्लॉक्स है ना उसमें से एटलीस्ट आपको 6 ब्लॉक्स कवर करने हैं। अगर करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अगर आप एटलीस्ट 5 कवर करेंगे तो फिर भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अचीव करना चाहते हैं। अगर आप 100 to 100 देना चाहते हैं तो फिर इसको कवर करने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाकर थोड़ा टैली कर लीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर कुछ 1 या 2 1 2 कुछ एक्स्ट्रा है वहाँ पे तो फिर उसको भी कवर अप कर लीजिए, ठीक है।